हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेश का उत्थान। ये कई मायने में महत्वपूर्ण थी उन देशों के लिए जो उस समय औद्योगिक क्रांति से गुजर रहे थे, लेकिन वो देश जो कॉलोनिज्म बन गए उनके लिए ये सही नहीं था। कहते हैं साम्राज्यवाद उपनिवेश का उत्थान किस प्रकार हुआ, तो ये हम पूरे चर्चा यहाँ करने वाले हैं और आपको इसके त्रिपाण सेंटर में बने रहना पड़ेगा। देखिए, आपने पिछले भाग में औद्योगिक क्रांति के बारे में बेखूबी पढ़ा है और हर कुछ जो है जाना भी है। कैसे पश्चिमी देशों में फैली ये जो है हरित औद्योगिक क्रांति वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो 19वीं सदी की समाप्ति तक अधिकांश देशों में, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। यानी 19वीं सदी की समाप्ति तक अधिकांश देशों में, यूरोपीय देशों में जो है क्रांति हो गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन देशों में कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक बाजार की निरंतर आपूर्ति की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने उन देशों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करना शुरू कर दिया जहां अभी औद्योगिक क्रांति नहीं शुरू हुआ था। यानी औद्योगिकरण जो है उस देशों में अभी शुरू नहीं हुआ था, उनको जो है अपने अधीन लेना शुरू कर दिया। पूंजीपतियों को अब जो है अपनी अधिशेष पूंजी निवेश के लिए नए स्थानों और नए उद्योगों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके अपने देश व उनके पड़ोसी इलाकों से उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी, या किसी दूसरे देशों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण और शासन के विस्तार देने की इस प्रक्रिया को साम्राज्यवाद के रूप में माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि साम्राज्यवाद क्या होता है। किसी देश पे जो है, देखिए इंग्लैंड जो है उनके पास, ब्रिटिश के पास सारे मशीन थे, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था, और रॉ मटेरियल उनको सस्ते में चाहिए था, और सस्ते में चाहिए था तो वो क्या किए, सभी देशों को जो है अपना गुलाम बनाए, और गुलाम बना के वो चीज़ों को उन्होंने पैदावार वहाँ करवाया जो उनके जो है औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थी। तो इसी को ही जो है साम्राज्यवाद के रूप में हम जानते हैं कि अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो दूसरे के जीवन पर जो है नियंत्रण करके अपने जो प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसी को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। यह सैन्य या अन्य संसाधनों के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी सैन्य या अन्य संसाधनों के माध्यम से भी ये कार्य किया जा सकता है। उपनिवेशवाद का अर्थ है कॉलोनियों पर कब्जा और उन्हें अपने विजय अधीन करना, चाहे युद्ध द्वारा या अन्य किसी साधन से। तो उपनिवेश का मतलब आप समझ गए होंगे कि दूसरे देश पर जो है अपना अधिकार कर लें या किसी कॉलोनी पे अपना जो है दबदबा स्थापित करना, चाहे उसके लिए वो युद्ध करे, चाहे वो चापलूसी का उपयोग करे, कुछ भी करके जो है उन पे अधिकार करने के ही उपनिवेशवाद कहते हैं। कच्चे माल बाजार और पूंजी के निवेश के लिए साम्राज्यवादी देशों को अपने देश से बाहर भूमि को जीत के लिए प्रेरित करने के लिए नए स्थानों की जरूरत थी। कहते हैं साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता सैन्य विजय और राजनीतिक शासन के माध्यम से एक समाजवादी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य विधि द्वारा कॉलोनियों की आर्थिक प्रभुता पर अधिकार कर लेना। तो ये भी बात आप समझ में आ गए होगा कि जो कॉलोनी पे होता है, कोई दूसरे राज्य राजनीतिक शासन अपना साम्राज्यवादी का इफेक्ट डाल के उनके कॉलोनी पर आर्थिक प्रभुता पर जो है अधिकार कर ले, यानी वो सारे के सारे उनसे कर्ज लेने के लिए विवश हो जाए। आज यही कार्य अमेरिका कर रहा है, सभी देशों को जो है आर्थिक मदद देता है, पैसे देता है, और बाद में देखना जब समय वो आएगा जब वो सारे से पैसे मांगेगा और फिर उसकी हालत दयनीय हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले आपने श्रीलंका का हाल देखा था, इन्होंने चाइना से जितना कर्जा लिया था और एकाएक जो है श्रीलंका से जो है सारे पैसे मांग कर लिया चाइना ने। तो आपने देखा ही होगा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस किस प्रकार की वहाँ थी और कैसी दशा हो गई थी। तो यही बात अभी सभी देश जो है इसी मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। उपनिवेश के धन और संसाधन का साम्राज्यवादी देशों के लिए निष्कर्षण हुआ है। कॉलोनियों के हित साम्राज्यवादी देशों के हितों के अधीन थे। यानी कॉलोनियों के हित जो थे साम्राज्यवाद देश के हितों के अधीन थे, और वह देश जो दूसरी भूमि के लिए जो है युद्ध लड़ता है एवं देश साम्राज्यवाद देश कहलाता है। यानी वह देश जो दूसरी भूमि के लिए युद्ध लड़ता है, यानी दूसरी भूमि के लिए युद्ध लड़ता है, वह देश साम्राज्यवाद देश कहलाता है। यानी दूसरे भूमि को अपने अधिकार में करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसी को ही साम्राज्यवाद कहते हैं।
जिस देश के लिए संघर्ष होता है वो उपनिवेश कहलाता है। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हम साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें। देखिए साम्राज्यवाद यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटिश के कह सकते हो, जिसने किसको उपनिवेश बनाया? भारत को। यानी ब्रिटिश ने भारत को उपनिवेश बनाया। तो साम्राज्यवादी विचारधारा किसकी थी? ब्रिटिश की। और हम जो थे भारत वाले वो उनके लिए उपनिवेश बना दिए, हमारा देश उपनिवेश बन गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे साम्राज्यवादी देश कहलाता किसको है? जो दूसरे भूमि को अपने अधीन करना चाहते हैं उसके हम साम्राज्यवादी कहते हैं। और जो देश इस संघर्ष युद्ध के कारण हार जाते हैं और वो अपना दास्ता स्वीकार कर लेते हैं उसे उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत को भी ब्रिटेन ने जो है उपनिवेश बनाया था। और देखा जाए तो 19वीं सदी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों को एक नए यूरोपीय देशों को नियंत्रण में थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस समय एक लहर सी उठी हुई थी, 19वीं शताब्दी में एक लहर उठी हुई थी कि हर देश जो है दूसरे देशों पर कब्जा करने के फिरात में था। और इवन ये आज भी देखने को मिल रहा है। आप यूक्रेन के युद्ध तो आप जानते ही होंगे, इस युद्ध का कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं है। सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए जो है ये लोग लड़ रहे हैं और अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के होड़ में लगे हुए हैं। इवन कि अमेरिका ने अपने आप को अलग थलग रखा था, लेकिन अमेरिका को पता है कि उनको तो कुछ जगह चाहिए, कुछ एरिया चाहिए, इसलिए अमेरिका भी इसमें कूद गया। और देखिए ये युद्ध कितने सालों तक चलेगा इसका कोई भी यहाँ पर अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। और कितने जान मान की हानि होगी इसका तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप क्यों सोचते हैं कि औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका को अपने प्रभुता का विस्तार करने के लिए चुना था? आखिर औद्योगिक देश ने एशिया और अफ्रीका को ही अपना प्रभुता का विस्तार करने के लिए क्यों चुना? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ रहा है। इसका यह था क्योंकि ये देश संसाधनों से समृद्ध थे। देखिए किसी भी देश में अगर संसाधन है तो लोग उस देश को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। इवन कि अगर आप देखिएगा तो इंडिया में संसाधनों की भरमार है जिसको हमें अभी आज तक नॉलेज नहीं है। इसलिए हर कोई देश जो है भारत को उपनिवेश बनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। अभी आपने देखा ही होगा कि आजकल हर मंत्री लोग यही कहते हैं कि भारत में विदेशी कंपनी आनी चाहिए, विदेशी कंपनी आनी चाहिए। इवन कि उन्होंने कंपनी बुलाए भी गए हैं और कहते हैं भारत में आप इन्वेस्ट कीजिए जितना करना है। यही बात राजा भी किया करते थे। वो इसी लालच में थे कि वो यहाँ पर आएंगे और इनका डॉलर में जो है पैसे जो है डॉलर में बदलेंगे। और बाद में क्या हुआ इसका तो आपने देखा ही हुआ है कि 250 साल के जो है 250 साल के जो है गुलामी हमें मिल गई। कहीं इसी राह पे तो आज के लोग नहीं चल रहे हैं। कहते हैं हमें खुद में सक्षम बनना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे चीज़ों पे आश्रित होते हैं तो इसका मतलब हम गुलाम बन रहे हैं। जब हमारे पास क्षमता नहीं है उन चीज़ों को उत्पादन करने की तो हम दूसरे से क्यों उत्पादन करवाएं? कहते हैं अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री भारत में आती है, भारत में वो लोग आते हैं और यहाँ फैक्ट्री बनाते हैं, तो जनरली सी बात आपको भी बात समझ है कि सारे जो उच्च पद पे होंगे वो वही लोग होंगे, उसी देश के लोग होंगे। और भारत को सिर्फ होंगे क्या? मजदूर कर्मचारी होंगे। तो वो जैसा चाहेंगे वैसा स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही कहते हैं राजाओं के समय हुआ था कि उन्होंने पहले व्यापार करने की मांगी तो उनको उन्होंने लालच देने लग गए, पैसे देने लग गए। फिर उन्होंने कहा भाई अब यहाँ पर फैक्ट्री आप लगा लो, तो उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। फिर उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक में भी अपना जो है दबदबा बनाने लगे। और जब उन्होंने ये बात देखा कि भारत में हर कोई जो है राज्य के लिए ललायित है तो उन्होंने इसका बेखूबी प्रयोग किया और अंत में आपको पता ही है कि गुलामी के जंजीर में हमें जकड़ लिया। और यही सिस्टम आज हो रहा है। आज हमारे देश के नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है कि आप अच्छे काम खोलो, अच्छे लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, इससे आगे बढ़ाओ। ये कार्य नहीं हो रहा है। हमारे भारत के जितने नौजवान हैं उनके टैलेंट को नकारा जा रहा है और विदेशी कंपनी को भारत लाया जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचने की आवश्यकता है। कहते हैं गवर्नमेंट तो बदलती रहेगी, हम आम नागरिक थोड़ी बदलते रहेंगे, हम तो वो के वही रहेंगे। इसलिए कभी भी जो फैसला लेना चाहिए जनहित में रख के लेना चाहिए और इतिहास को साक्षी बना के करना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर ये बात पे अभी भी लोग नहीं समझे तो हम फिर से जो है गुलामों के जंजीरों में फंस जाएंगे। गुलामी कई प्रकार की होती है। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक बंद कर दिया जाए तो आप गुलाम हो, आप मानसिक तौर पे भी गुलाम हो सकते हो। मान लीजिए अगर
हम विदेशी चीज़ों पे आश्रित हो जाते हैं बिल्कुल ही। आप आपने देखा ही होगा, आज भारत के मसाले लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं घरों में। भारत में मसालों की, भारतीय मसालों का यूज़ नहीं हो रहा है। आज तो आपको चाउमीन, फ्राइज़ और विदेशी चीज़ें चाहिए, मैकडॉनल्ड, ये सब चीज़ें चाहिए। आज अपने देश की कहाँ कीमत में आप लोगों को लगा रहे हो? आप लोगों को भी तो चाहिए विदेशी। आपने देखा होगा कि सॉस भी जो होते हैं इतने केमिकल भरे पड़े होते हैं और कितने चाव से आप लोग खा रहे होते हो। तो आपको क्या लगता है वो केमिकल आपको बचा देगा? तो आप लोग भी तो आदी होते जा रहे हो ब्रिटिश चीज़ों के, विदेशी चीज़ों की। आपको इंडिया के सामान पसंद नहीं आता है, ब्रिटिश के सामान आपको बहुत अच्छा लगता है, अमेरिका के सामान बहुत अच्छा लगता है। अब भारत जी को नकार रहे हो। सरकार ने भी अच्छा नीति अपनाई है, सब पे आप मेड इन इंडिया लगा दिया, लेकिन सारे सामान जो है विदेशी क्यों ना हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर, इंडिया में असेंबल हो रहा है तो मेड इन इंडिया कर रहे हैं। ये नहीं कि हम खुद ही उन चीज़ों का उत्पादन करें, तब भारत सक्षम हो सकता है अपने इकोनॉमिकल वेल्थ में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। कहते हैं यह क्योंकि ये देश संसाधनों से समृद्ध थे, भारत भी समृद्ध है, लेकिन राजनीतिक और सैन्य रूप से कमज़ोर और जो है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे। अब देखिए भारत भी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी पीछे है, और देखा जाए तो राजनीतिक और सैन्य रूप में बहुत काफ़ी कमज़ोर भी है। अब कहिएगा राजनीतिक रूप में कमज़ोर क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुदलीय है, और यहाँ पर आपको पता है एक काम दूसरा कर रहा होता है बंदा, दूसरे जो है उस पर टांग अड़ा रहा होता है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बुरा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो हुआ ना, राजनीतिक जो है कमज़ोर है, कोई देश के लिए नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपना कुर्सी जमाने के लिए सोच रहा है, कैसे मेरी जीत हो जाए। यही राजनीतिक नेताओं का वर्चस्व होता है। ये नहीं कि भारत कैसे तरक्की करेगा, इस बात पे कोई राजनीतिक नेता ने कभी नहीं सोचा है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यही बात यहाँ भी दर्शाया गया है कि संसाधन जिस देश में होता है वहाँ राजनीतिक और सैन्य रूप से वो राज्य कमज़ोर रहते हैं, और औद्योगिक दृष्टि से वो पिछड़े हुए रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत दूर और दूरी पर थे। बिना अच्छे संचार साधन के कोई भी देश उनसे लाभ लेने में असक्षम होगा। साम्राज्यवाद का विकास परिवहन और संचार के विकास के साथ संभव था। अच्छे सड़कें, जहाजरानी, रेलवे और नहरें अपने देशों में जो है उपनिवेश में औद्योगिक देश द्वारा भी बनाया गया। उपनिवेशों को से वस्तुओं के लाने ले जाने इन देशों के लिए आसान बना दिया था, और सैनिक को भी आसानी से उपनिवेशों के लिए भेजा जा सकता था। कहते हैं टेलीग्राफ और टेलीफोन के विकास के साथ संदेश आसानी से भेजे जा सकते थे। अब लगभग हर देश जो है साम्राज्यवादी देशों की पहुंच से भीतर आ गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ थी। उसके पश्चात था चरम राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद के विस्तार में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। यानी राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विस्तार में, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख शक्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते प्रतिष्ठा, गौरव और महिमा के लिए इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने दूसरे को भी भूमि पर विजय प्राप्त की। आज हर देश जो है अपने आप को प्रतिष्ठा, गौरव और महिमा के लिए जो है दूसरे देशों को जो है अपना गुलाम बना रहा है कि हम बहुत काफ़ी सक्षम हैं। और इस समय तो यूरोप में नस्लीय श्रेष्ठता की भावना विकसित की थी। एशिया और अफ्रीका के लोगों के बिछड़े के रूप में माना जाता था, क्योंकि अफ्रीका आपको पता है बहुत ही गरीब देश है और बिछड़ी हुई है काफ़ी। उनके मुताबिक सफ़ेद आदमी पर है कि वह पिछड़े लोगों के सभ्य बनाएं, और इन देशों के जीत इनमें ईसाई धर्म फैलाना और इनमें जो है आत्मज्ञान लाना अपना कर्तव्य समझते थे। और इस भावना ने इस भूमि की विजय के लिए एक सैनिक स्वच्छत्य और प्रदान किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह मुश्किल नहीं था कि साहसी और खोजकर्ता के रूप में विजय भूमि के लिए गौरव के बीच एक अच्छा जो इच्छा को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं दूर दराज क्षेत्रों में खोजी भूमि के धन और संसाधनों का जो है विषय में मूल्यवान जानकारी का वे वापस आकार वर्णन करते थे। यानी वो आपस आकर उसके बारे में वर्णन करते थे जो उन्हें पहले भूमि मिलती थी, और उनके संसाधन के बारे में भी वहाँ के लोगों को परिचित करवाते थे। क्या आप क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, फ्रांसिस बेकन जैसे कई खोजकर्ताओं को पढ़े भी या नाम भी याद है? तो आपको पता है ना, ये लोग दूसरे देशों में गए, वहाँ के भूमियों को खोजे, वहाँ संसाधनों के बारे में जाने और अपने देश में बता के उनको जो है वहाँ से व्यापार किए। तो ये जनरली बात थी। वास्को डी गामा भी भारत जब आया था तो उसने भी बहुत मुनाफा कमाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात था अफ्रीका में साम्राज्यवाद। क्या आप जानते हैं
कि एक समय था जब अफ्रीका को एक अंधकार महाद्वीप के रूप में जाना जाता था। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बहुत कम जानकारी इस महाद्वीप के बारे में किसी को उपलब्ध थी। और कहते हैं मशीनरियों और खोजकर्ता जो है अंदरूनी भाग में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मिशनरियों और खोजकर्ता अंदरूनी भागों में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और यहाँ उन्होंने हाथी दांत, सोना, हीरा, लकड़ी और उन लोगों की जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था उनको उन्होंने टारगेट बनाया। अफ्रीका की भी कमज़ोर राजनीतिक प्रणाली और एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था और समाज के साथ साथ कमज़ोर सेनाएं भी थी। देखिए, कोई भी देश को गुलाम बनने और कोई भी देश को बर्बाद होने के लिए कमज़ोर राजनीतिक प्रणाली होती है और पिछड़ी अर्थव्यवस्था होती है। कोई भी देश इन्हीं कारणों से जो है दूसरे देशों को गुलाम बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है अपने लोगों की ताकत न पहचानना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। यूरोपीय देशों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई, शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ ही कच्चे माल उनके विनिमय वस्तु के लिए बाजार प्राप्त करने की। अब देखिए, हर देश का एक ही बात थी कि वह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाए। और शक्ति प्रतिष्ठा तब बढ़ सकती थी जब उनके पास कच्चे माल हो सकते होते, क्योंकि कच्चे माल से जो है वो वस्तु विनिमय कर सकते थे। और दूसरी ओर यूरोप के पास तकनीकी रूप से उन्नत हथियार थे जिसे उन्होंने अपने विजय अभियान में मदद मिली। यानी यूरोपों के पास काफ़ी तक जो है उन्नत हथियार थे जिसमें वजह से वो सभी देशों पर जो है अपना कब्जा जमाने में सफल हो गए। 1875 तक अफ्रीका में यूरोपीय अधिपत तटों के पास व्यापारी और वाणिज्यिक केंद्र को कुछ छोटी बस्तियों तक सीमित था। यानी 1875 तक छोटी छोटी जो है बस्तियां बनाई गई थी। लेकिन देखा जाए 1880 से लेकर 1910 के बीच पूरे अफ्रीका जो है गोरे के बीच में विभाजित हो गया। यानी वहाँ पर बहुत से जो है इंग्लैंड के लोग चले गए। अफ्रीका और उसके लोगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लंदन, पेरिस और अन्य यूरोपीय राजधानियों के सम्मेलन की मेज पर अगले 50 वर्ष तक लिया जाता था। अब देखिए, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश अफ्रीका है और इसका निर्णय जो है लंदन, पेरिस और लिमियस ले रहा है। तो जनरल सी बात है कि गुलाम देश है, उनके देश में राजनीतिक क्षमता अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है दूसरे देश उनके लिए फैसला लिया जा रहा है। और ये 50 वर्षों तक ऐसा ही चला। फ्रांस ने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण किया। यानी फ्रांस ने उत्तर और पश्चिमी अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया था। और जो है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मार्को, जो आइवरी कोस्ट एंड जो है हेडोमी, पश्चिमी अफ्रीका में माली और अन्य क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन के अधीन आए। सबके सब जो थे फ्रांसीसी शासन के अधीन हो गए। ब्रिटेन ने जो है गवान लिया, सिएरा लियोन, गोल्ड एंड कोस्ट, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, रोडोसिया, युगांडा, केन्या, मिस्र, सूडान और इजराइलिया और सोमालिलैंड का कुछ हिस्सा और सीरिया पर शासन किया। कहते हैं जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी तंजानिया, टोगोलैंड और कैमरून पर शासन भी किया। जब तक जो है विश्व युद्ध में जर्मन न हारा, जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 को शुरू में केवल 2 स्वतंत्र देश अफ्रीका और लाइबेरिया और जो है इथियोपिया के शेष बचे थे। यानी 1914 में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। कहते हैं देखा जाए तो 2 स्वतंत्र देश उस समय थे, सिर्फ अफ्रीका, लाइबेरिया और इथियोपिया ही शेष बच गए थे। बाकी सभी देश जो थे इसमें कूद पड़ा था। इवन कि भारत भी 1914 के युद्ध में सम्मिलित था, लेकिन इथियोपिया इटली द्वारा 1935 में लिया गया था। यानी इथियोपिया जो है इटली द्वारा 1935 में हथियाया गया था। साम्राज्यवाद के बारे में एक दिलचस्प विशेष अफ्रीका में गुलाम व्यापार भी था। यानी देखा जाए तो अफ्रीका में गुलाम व्यापार होते थे, यानी लोग जो होते थे गुलाम बना के उनको व्यापार किया जाता था। और यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका से दास को आयात करके अमेरिका के अपने विनिवेश में बगानों पर काम भी करवाया। यानी अफ्रीका के जो दास बनाते थे और उनको अमेरिका भेज दिया जाता था बगानों में काम करने के लिए। पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन में एक न्यायिक रूप से गुलाम बाजार था। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन में एक नियमित रूप से गुलाम बाजार था, जिसे गुलामों के लिए ही जाना जाता था।
और 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच लगभग 15 लाख अफ्रीकी कब्जे में लिए गए दास के रूप में बेचे गए। 15 लाख दासों को बेचा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये समय काल था 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात था एशिया में साम्राज्यवाद का उदय। आखिर एशिया में साम्राज्यवाद का उदय किस प्रकार हुआ? तो कहते हैं अफ्रीका की तरह एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। अफ्रीका की तरह एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। कहते एक का देखा दूसरा ने किया। ब्रिटिश और फ्रांस जैसे समृद्ध देशों में जो है पुर्तगाल और हालैंड की तरह नहीं व्यापार नहीं किया। देखिए, पुर्तगाल और हालैंड की तरह उन्होंने व्यापार नहीं किया, लेकिन फिर भी अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी गुलामी बंद शुरू हो गया, जिन्हें अंततः भारत से बाहर फेंक दिया गया। जल्द ही अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों ने यहाँ बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी और 1763 में ब्रिटिश ने भारत में फ्रेंच प्रभाव कम किया और देखा जाए तो यहाँ अपने नियंत्रण की स्थापना भी किया। अगले पार्ट में हम भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में और अधिक से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और हर एक विषय पर जानेंगे। कहते हैं जापान और चीन जैसे देशों ने अपने पारंपरिक तरीकों में उनके विश्वास की वजह से पश्चिमी संस्कृति और जीवन के तरीकों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी देशों ने अपने पारंपरिक तरीकों से उनके विश्वास और वजह को पश्चिमी संस्कृति और जीवन के तरीकों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और बक्सर विद्रोह और अफीम युद्धों ने जो है औद्योगिक देशों के चीन में शामिल करने शक्ति दे दी। यानी विद्रोह और अफीम युद्ध ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे धीरे उन्होंने औद्योगिकरण और पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार कर लिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और पूरा जानेंगे। उसके पश्चात है चीन। देखिए, चीन भी उपनिवेश के कारण बना। कहते हैं चीन माल की यूरोपीय देशों में अधिक मांग थी। यानी चीन माल की यूरोपीय देशों में उस समय अधिक मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय सामान के लिए कोई मांग नहीं थी। यानी चीन में यूरोपीय सामान के लिए मांग नहीं थी और ये एक तरफा व्यापार यूरोपीय व्यापार के लिए लाभदायक नहीं था। इसलिए उन्होंने चीन को अफीम की तस्करी शुरू करके चीनी युवाओं और चीनी माल के विनियम को नष्ट कर दिया। अब देखिए, ये भी एक षड्यंत्र था कि चीन माल की पूरे यूरोप में आवश्यकता थी, लेकिन यूरोप सामान के कोई भी चीन मांग ही नहीं करता था, क्योंकि उनके पास सब कुछ थी। कहते हैं वस्तु विनिमय तो ये होती है ना कि कुछ सामान आप भेजते हो तो कुछ सामान आप भी लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं थी। चीन माल की यूरोपीय देशों में बहुत मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय मांग की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये एक तरफा व्यापार था। अब एक तरफा व्यापार होने के कारण क्या हुआ, यूरोपियों ने क्या किया, जो चीनी लोगों में युवाओं में अफीम की जो है एक आदत कर दिया और इससे क्या हुआ, पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया। इसे चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध में चीन आसानी से हार गया और देखिए इसके कारण अब प्रथम अफीम युद्ध भी हुआ और इसे अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश खुद के लिए कई रियायतें प्राप्त करने में सफल हुआ, क्योंकि जनरल सी बात है, इसमें चीन आसानी से हार गया, क्योंकि ये हारने के लिए कारण बनाया गया। और ब्रिटेन ने जो है हर चीज़ जो है अपनी मनमर्जी जो है चीन में शुरू कर दी और वह चीन के सभी 5 बंदरगाहों के ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खुलवाने में सफल हो गया। जो यहाँ ब्रिटेन चाहता था वो करने में सफल हो गया और चीन जो है करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि अफीम युद्ध में चीन जो था हार गया। चीनी सरकार विदेशी माल पर किसी भी तरह जो है टैरिफ लागू नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हार चुकी थी और वो चीनी अदालतों में ब्रिटिश विषय के खिलाफ किसी भी तरह का परीक्षण नहीं ले सकते थे। हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन के सौंप दिया गया, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात दूसरी अफीम युद्ध के ब्रिटिश ध्वज को अपमान के खिलाफ बदला और एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या के लिए लड़ा गया। यानी दूसरी अफीम युद्ध भी हुआ और इसका कारण उस समय ये बना कि फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या के लिए लड़ा गया। चीन 2 यूरोपीय शक्ति से हार गया। चीन जो था 2 यूरोपीय शक्ति से हार गया और जो है अंतरिक्ष क्षेत्रीय अधिकार देने के लिए मजबूर भी हो गया। यानी देखा जाए तो चीन का यहाँ पर जो है बहुत ही जो है यूरोपीय देशों ने शोषण किया। उसके पश्चात बक्सर विद्रोह, ईसाई मिशनरी और प्रभाव के क्षेत्रों में चीन के विभाजन के बाद चीन के शोषण के खिलाफ एक जो है संगठित आतंक था। चीनी युवाओं को अपनी मुट्ठी के साथ विदेशी नागरिकों के अत्याचार भी सहन करने पड़ रहे थे। उन्होंने शाही अदालत से गुप्त
समर्थन भी प्राप्त था। अब देखिए कहते हैं जैसे भारत में युवाओं को जो है ब्रिटिश की वजह से कष्ट सहने पड़े, चीन भी उससे अछूता नहीं रहा। चीन भी कोई भी नौजवानों का अत्याचार का सामना करना पड़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात आता है जापान। देखिए जापान भी जो है दास्ता की जंजीरों में फंसी। कहते हैं 1868 में शुरू हुए मीजी पुण्य स्थापना यानी प्रबोधन नियम के जापान को एक बंद समांती समाज से बदलकर पहले औद्योगिक राष्ट्र के जापान के रूप में बदल दिया गया और उसके खुद के प्राकृतिक संसाधन थोड़े थे। जापान के पास खुद ही प्राकृतिक संसाधन बहुत थोड़े थे, इसलिए उसे दोनों विदेशी बाजारों और कच्चे माल के स्रोतों की जरूरत हुआ करती थी। 1871 में जापानी नेताओं ने एक समूह ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। यानी 1871 में जापानी नेता ने के एक समूह और यूरोप के अमेरिका का दौरा किया और जापानी राज्य बनने के बाद उसने औद्योगिकीकरण की नीति को अपनाई। जब जापानी राज्य बन गया तो औद्योगिक जो है करण की नीति को अपनाई गई और 1877 में जापान में बैंक का भी स्थापित ना किया गया और कई इस्पात और कपड़ा कारखानों की स्थापना भी की गई और शिक्षा को लोकप्रिय किया गया और जापानी छात्रों का अध्ययन करने के लिए पश्चिम में भेजा गया और वर्ष 1905 में देश को समृद्ध और सैन्य मजबूत बनाने के नारे के तहत जापान एक जो अविजय औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया और वो दक्षिण के सखालिन, कोरिया, मंचूरिया, भारत, चीन, म्यांमार, मलयालम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जीतने में सफल रहा था। देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है कि जापान जो बिल्कुल ही कमज़ोर था, आज देखिए ये खलीन, कोरिया, मंचूरिया, भारत, चीन, म्यांमार, मलयालम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस को जीतने में सफल रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया जा रहा है। उसके पश्चात आता है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद की स्थापना। देखिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, मलया, इंडोनेशिया, भारत और चीन, थाईलैंड और भारत और फिलीपींस शामिल है। तो ये दक्षिण और जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, मलया, इंडोनेशिया, भारत और चीन, थाईलैंड और भारत और फिलीपींस ये शामिल है। नए साम्राज्यवाद के उदय से पहले भी इन देशों में से कई पर पहले से ही गोरे का प्रभुत्व रहा। इसमें भारत भी था जहां पर अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व था। श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था जो डच और ब्रिटिश के द्वारा जो है उत्तर ध्रुव पर था। इंग्लैंड में चाय और रबड़ बागान का जो है परिचय हुआ जो श्रीलंका में निर्यात के 7/8 रूप में शुरू किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों को भी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ गया और फ्रांसीसी सैनिकों का वियतनाम पर हमले का दावा भी किया गया कि वे भारत चीन के ईसाइयों की रक्षा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को फ्रेंच जो है उपनिवेशिक साम्राज्य के साथ छोड़ दिया गया और ब्रिटिश ने म्यांमार, सिंगापुर, मलयालम राज्यों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें बंदरगाह से जोड़ दिया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद की स्थापना, जिन्होंने कई देशों को जो है गुलामी की जंजीरों में जो है गढ़ दिया। तो ये टॉपिक हमारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर से बने रहें। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे ये हो जाएगा कि आप त्रिपाण सेंटर का हेल्प कर सकती हो और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप सिस्टम से लगा देना है। देखिए दोस्तों, जितना जो है त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा आपके लिए और भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगा, क्योंकि कहते हैं जितना दायरा बढ़ता है उतना ही आवश्यकता, उतना ही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर त्रिपाण सेंटर आपको अच्छा लगता है, बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण सेंटर नज़र न आए। अगर सर्च करने की बात है तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज आ जाता है। तो होम पेज में जो है आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, जहाँ पर हर एक टॉपिक जो है सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज या क्लास वाइज विद्यमान है। तो यहाँ जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए है। तो आप समझ सकते हो आपके लिए त्रिपाण सेंटर कितना हेल्पफुल
हो सकता है। ये सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ विचार है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो इसके लिए भी प्रावधान है। कमेंट आपके लिए उपलब्ध है, कमेंट आप कर सकते हो।